और सत्ता में शेयरिंग का खेल है। जो आप बार बार चिराग जी का और इनका कुशवाहा जी का ये जो हम नाम ले रहे हैं ना, ये पावर शेयरिंग का मामला है। और पावर शेयरिंग में कोई विचारधारा नहीं है। इसमें है कि बीजेपी उनको उतनी हिस्सेदारी देगी जिस अनुपात में वो वर्तमान सरकार का विरोध करेंगे। जिस अनुपात में आप नुकसान पहुंचाएंगे उसी अनुपात में बीजेपी आपको फायदा देगी। अभी तक लगता है कि जो नुकसान की संभावना थी बहुत ज़्यादा हो नहीं पाया, इसलिए उनकी केंद्र में हिस्सेदारी अभी उतनी ज़्यादा नहीं मिल पा रही है। दूसरी बात, जो कोयरी समाज है वो भारत में पिछड़े में दूसरे नंबर पर आता है, यादव के बाद दूसरी संख्या उनकी। उसके बड़े लीडर की जो पहचान उपेंद्र कुशवाहा जी ने जो बनाया था, जो उन्होंने कमाया था, वो विलय के बाद लगता है कि वो उनके हाथ से जाता हुआ दिख रहा है। इसे ये उपेंद्र कुशवाहा भविष्य में कभी नहीं सोचे थे कि मैं जब अलायंस में जा रहा हूँ तो किसी दूसरे कुशवाहा को ये बिहार का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया जाएगा जदयू का। ये सीधा सीधा संकेत है कि उपेंद्र जी की अपने सीमा में रखना। मुझे नहीं लगता है कि वो किसी को बिहार में बीजेपी दूसरे पार्टी के नेता को चीफ मिनिस्टर घोषित करेगी जी, क्योंकि बीजेपी का अपना लंबा एजेंडा है। आप उसके एजेंडे को समझिए। उस एजेंडे को पूरा करने के क्रम में किसी को अगर चीफ मिनिस्टर बना देती है, एक्सीडेंटल चीफ मिनिस्टर जी, तो संभव है कोई आ जाए। लेकिन बीजेपी लॉन्ग टर्म के लिए ऐसा कुछ नहीं करेगी जिससे एक नया नेता उभर कर स्थापित हो जाए जो खुद बीजेपी का नहीं हो। नमस्कार, मैं सुनील, आप देख रहे हैं BR दस्तक। मेरे साथ प्रोफेसर डॉक्टर संजय सुमन सर हैं। हम बात करेंगे जो बिहार का जो राजनीतिक है, इसी पर हम सर से बात करेंगे। सर, बिहार में जो क्षेत्रीय दल के हैं, जैसे RJD है, JDU है, चिराग की पार्टी है लोजपा। सर, आज जो चिराग पासवान है बीजेपी के खेमे में है, उनका पूरा गुण गा रहे हैं, उनका सपोर्ट कर रहे हैं। क्या सर मंत्री बनने के चक्कर में इतना सर मतलब किसी को सपोर्ट करना, अभी तक सर मंत्री नहीं बनाया गया और सर हमको लगता है कि समय भी बीतता जा रहा है, तो सर आप बिहार में चिराग को सर कहाँ देख रहे हैं? कि ये बिहार की जो अफरा तफरी है, इससे बिहार के नौजवानों के रोजगार पर क्या असर पड़ेगा? इस अफरा तफरी में बिहार के शिक्षा पर क्या असर पड़ेगा? ये बहुत बड़ा ज्वलंत मुद्दा है बिहार के लिए। बिहार लेबर सप्लाई का हब बना हुआ है। 10 लाख रोजगार की गारंटी हुई थी, हम लोग तो वेट कर रहे हैं। ये मुद्दा होना चाहिए ना। तो सर इस मुद्दे में जी, ये मुद्दे जो हैं ये बिहार के बड़े मुद्दे हैं जी। और जहाँ तक ये पॉलिटिकल अफरा तफरी का मामला, ये तो बिहार की राजनीति का नेचर है। यहाँ इतना पॉलिटिकल लोग हैं, राजनीतिक लोग हैं, और ये पॉलिटिकली बहुत कॉन्शियस धरती है जी। तो कॉन्शियस धरती है, और यहाँ मुझे लगता है कि राजनीति से बड़ा कोई धंधा भी नहीं आज के डेट में अगर कहा जाए तो। बिहार में इंडस्ट्री है नहीं, एजुकेशन का सिस्टम देख रहे हैं, तो बड़े बड़े लोग राजनीति में आकर के वो क्या कर रहे हैं? धंधा कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। मैं बिजनेस का क्या कहूँ, लेकिन स्वार्थ की राजनीति कर रहे हैं। उनको सत्ता चाहिए जी। और सत्ता में शेयरिंग का खेल है। जो आप बार बार चिराग जी का और इनका कुशवाहा जी का ये जो हम नाम ले रहे हैं ना, ये पावर शेयरिंग का मामला है। और पावर शेयरिंग में कोई विचारधारा नहीं है, कोई विचारधारा नहीं है। पावर शेयरिंग का मतलब है कि हमको पावर में आना है यानी हम, और उस पावर में सत्ता में हिस्सेदारी का मामला है, और वहाँ कोई विचारधारा नहीं है। कोई अगड़ा पिछड़ा जो आप देख रहे हैं बहुजनवाद बार बार, ये सत्ता से बनता है और सत्ता से बिगड़ता है। ठीक है, उस दौरान कुछ निर्णय हो जाएंगे आपके पक्ष में, उनके पक्ष में, लेकिन मैं तो बिहार की राजनीति को जो देख रहा हूँ कि पूरा का पूरा किसी भी हाल में सत्ता मिलना चाहिए, सत्ता में रहना चाहिए, और तब सब भाग में जाए। और सारी चीज़ें सेकेंडरी है, मैं वो शब्द का इस्तेमाल नहीं करूँगा, वो द्वितीय है जी, वो द्वितीय है। सुविधा के हिसाब से जो मिल जाए, ठीक है। अब इसमें है कि बीजेपी उनको उतनी हिस्सेदारी देगी जिस अनुपात में वो वर्तमान सरकार का विरोध करेंगे। जिस अनुपात में आप नुकसान पहुंचाएंगे उसी अनुपात में बीजेपी आपको फायदा देगी। मतलब जितना टारगेट करेंगे नीतीश कुमार को उतना ही जितना नुकसान करने की संभावना होगी उतनी आपकी हिस्सेदारी मिलेगी जी। तो अभी तक लगता है कि जो नुकसान की संभावना थी बहुत ज़्यादा हो नहीं पाया, इसलिए उनकी केंद्र में हिस्सेदारी अभी उतनी ज़्यादा नहीं मिल पा रही है। दूसरी बात, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स है जी सर। जो राजनीति करेगा वो राजनीति करेगा, खेती तो उसकी राजनीति है। तो जो राजनीतिक परिवार की पृष्ठभूमि के लोग हैं वो किसी तरह अपने अस्तित्व को बचाने के लिए, अपनी राजनीति को बचाने के लिए राजनीति करेंगे जी। वही सब लोग कर रहे हैं।
उपेंद्र कुशवाहा जी का जो मामला है वो एक सीनियर लीडर है जी और आपको पता होना चाहिए कि जब समता पार्टी थी जी तो बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता भी हुआ करते थे कभी। जी सर। शायद अगर ठीक है या तो आप इसको ठीक करिएगा, मुझे समझ में आता है कि एक बार वो विपक्ष के नेता भी सदन में नेता रहे, तो वो बहुत बड़ी उपलब्धि थी जी। और ये नीतीश जी जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं उस खेमे में जाकर वो अब उत्तराधिकार के संघर्ष में बदल चुका है कि सेकंड कौन है नीतीश जी के बाद, दूसरा कौन है नीतीश जी के पास, क्योंकि वो जो गठबंधन है वो लौ कुश वाली गठबंधन है। ठीक है, वो कुर्मी कोरी एक जमात बन करके एक छोटा सा ग्रुप बना जिसके इर्द गिर्द अन्य अति पिछड़ी और पिछड़ी जातियों का लामबंदी हुआ नेतृत्व, जैसे कि राजद का माई समीकरण था उसी तरह उनका कोयरी कुर्मी और अन्य जातियों को लेकर के कॉम्बिनेशन बना। अब उसमें देख रहे हैं कि जो कोयरी समाज है वो भारत में पिछड़े में दूसरे नंबर पर आता है, यादव के बाद दूसरी संख्या उनकी। उसके बड़े लीडर की जो पहचान उपेंद्र कुशवाहा जी ने जो बनाया था, जो उन्होंने कमाया था, वो विलय के बाद लगता है कि वो उनके हाथ से जाता हुआ दिख रहा है। खत्म हो गया सर? खत्म हुआ या नहीं मैं कह सकता, मैं भविष्य वक्ता नहीं हूँ, लेकिन वो दिख रहा है कि वो मेरे हाथ से जा रहा है या जा रहा है या चला जाएगा। जैसे ये उपेंद्र कुशवाहा भविष्य में कभी नहीं सोचे थे कि मैं जब अलायंस में जा रहा हूँ तो किसी दूसरे कुशवाहा को ये बिहार का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया जाएगा जदयू का। ये सीधा सीधा संकेत है कि उपेंद्र जी की अपने सीमा में रखना, क्योंकि उपेंद्र जी बड़े आदमी हैं जी सर। और जब वो अपनी हक की अगर मांग करेंगे, डिमांड करेंगे, तो वो तो सरकार वर्तमान में समस्या बनेगा ना, क्योंकि पावर सेंटर दो नहीं हो सकता और खासकर ये रीजनल पार्टियों में बहुत बड़ा संकट है कि वो 2, 3 या एक से अधिक ज़्यादा नेतृत्व को, सामूहिक नेतृत्व को स्वीकार नहीं कर सकते। तो क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो सामूहिक नेतृत्व को जब तक स्वीकार नहीं करेगी वो क्या मुकाबला करेंगे लोग। तो उत्तराधिकार का मामला है सीधे सीधे कि इसके बाद कौन। जी सर। सर एक सवाल रहेगा कि सर जो बीजेपी है क्या जो क्षेत्रीय दल को सर पनपने देगी या सर खत्म करने की फिराक में है सर? बीजेपी क्यों पनपने देगी, मैं ही आपसे सवाल कर रहा हूँ। जी सर। बीजेपी एक पॉलिटिकल पार्टी है जी, और पॉलिटिकल पार्टी क्यों चाहेगी कि उसकी प्रतिद्वंदी पार्टियां पनपे? अगर ये इनको समझ आ रहा है कि हमें उनका मुकाबला करना, तो ये क्षेत्रीय पार्टियों पर निर्भर करता है कि अपने अस्तित्व को कैसे बचाएंगे। क्योंकि जो मुद्दे हैं ना बीजेपी का, वो मुद्दे एक तरह से बहुत लोगों को छूते हैं, चाहे वो भावनात्मक ही सही हो, उनका कोई कंटेंट से मतलब नहीं, भावना ही सही हो। आपको भी ऐसे मुद्दे लेके आने पड़ेंगे जो अधिक से अधिक लोगों को छुए, उनके हितों को छुए, और तब जाकर के बीजेपी का मुकाबला कर सकते हैं। आप समझते हैं कि हर जाति का पार्टी बनाकर बीजेपी का मुकाबला कर सकते हैं, तो दीवा सपना है, बस दिन में सपना देखने की तरह है। तो ये असंभव है सर? असंभव कुछ भी नहीं है, असंभव सब कुछ है सर। कुछ भी असंभव नहीं है, एकदम बी पॉजिटिव, हमेशा सकारात्मक रहिए। बीजेपी को हराना भी संभव है, बीजेपी को कम करना भी संभव है। मैं ये कह रहा हूँ कि हर जाति का पार्टी बनाकर आप बीजेपी का मुकाबला नहीं कर सकते। बीजेपी को मुकाबला तब कर सकते हैं जब आप में भी, आपके क्षेत्रीय पार्टियों में भी अलग अलग नेतृत्व का अस्तित्व को स्वीकार किया जाए, डेमोक्रेटिक चीज़ों को लेकर आगे बढ़ा जाए और एक कॉमन एजेंडे पर सब साथ है। इनमें क्या है ना कि ईगो बहुत ज़्यादा, ये व्यक्तिवादी हो गए हैं, मतलब अवसरवादी छोड़ दीजिए, पहले तो ये व्यक्तिवादी हो गए। एक व्यक्ति का सेंटर्ड पार्टी हो गई है, एक व्यक्ति के इर्द गिर्द पार्टियां घूमेगी। जब एक व्यक्ति के इर्द गिर्द पार्टियां घूमेगी तो आप बहुत बड़ा बदलाव नहीं कर सकते। सर जो 2025 जो बिहार में 2025 का जो चुनाव होने वाला है, क्या बीजेपी चिराग पासवान को, आपको सर क्या लगता है कि चिराग पासवान को मतलब सीएम के तौर पर मतलब लड़ेगी? या अब तो ऐसे पूछ रहे हैं यार जैसे कि मैं बीजेपी का प्रवक्ता हूँ या मैं इस तरह से बात क्यों करूँ कि बीजेपी क्यों घोषित करेगी? क्यों घोषित करेगी, मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्यों घोषित करेगी? सर मेरे कहने का मतलब है कि बीजेपी के पास ऐसा सर कोई नेता नहीं है बिहार में सर, इसलिए हमने पूछा है। ये बात मुझे नहीं लगता है कि किसी को बिहार में बीजेपी दूसरे पार्टी के नेता को चीफ मिनिस्टर घोषित करेगी जी, क्योंकि बीजेपी का अपना लंबा एजेंडा है। आप उसके एजेंडे को समझिए, उस एजेंडे को पूरा करने के क्रम में किसी को अगर चीफ मिनिस्टर बना देती है, एक्सीडेंटल चीफ मिनिस्टर जी, तो संभव है कोई आ जाए, लेकिन बीजेपी लॉन्ग टर्म के लिए ऐसा कुछ नहीं करेगी जिससे एक नया नेता उभर कर स्थापित हो जाए जो खुद बीजेपी का नहीं हो। ये बीजेपी गलती नहीं करेगी।
तो भुलावे में लोग रहे छटपटाए, लेकिन वो किसी को चीफ मिनिस्टर घोषित कर दें, ऐसे नहीं। अगर कोई दलित हो भी सकता है तो हो सकता है कोई बीजेपी का ही अंदर का हो, अच्छा, ये हो सकता मतलब अदर पार्टी का नहीं होगा। ऐसा बीजेपी मुझे नहीं लगता कि निकट भविष्य में ऐसा कोई गलती करेगी कि कोई उसका पावर सेंटर बन जाए, ऐसा नहीं होगा। और आप उदाहरण देखिए, नीतीश जी ने बिहार में जीतन मांझी जी को किया था ना, जी सर, क्या हुआ? खत्म हो आप स्थिति देखिए, खत्म नहीं हो रहा है। एक नया पावर सेंटर भी बन गया, एक नया चेहरा भी आया, गया, बन गया। एक नया पार्टी बनी। तो चुनौतियां इस तरह से है आज की डेट में कि कुछ कहा नहीं जा सकता। ये सब संभावना, और क्या मैं भी संभावना और क्या पे ही बात कर रहा हूँ। चलिए सर, धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। देखिए, ये प्रोफेसर डॉक्टर संजय सुमन सर हैं। इन्होंने कहा है कि जो उपेंद्र कुशवाहा हैं और चिराग पासवान हैं, बिहार में अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं कि मेरा अस्तित्व सर कैसे बचे। और इन्होंने ये भी कहा है कि जो बीजेपी है वो चिराग पासवान को 2025 का जो चुनाव होने वाला है कभी भी अपने तौर से उनको, मतलब चीफ मिनिस्टर के तौर पर उनको नहीं उतारेगी, और केवल बीजेपी चिराग पासवान को इस्तेमाल कर रही है। आप देख रहे थे बी आर दस्तक में सुनील गोपाल।